नमस्कार। आपकी बात के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विभाकर। आज पटना में, बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी एकता की एक शुरुआत होने जा रही है। कई विपक्षी दल हैं जो कि एक साथ एक मंच पर एक उद्देश्य के साथ दिखेंगे, और उद्देश्य हमको सब किसी को पता है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार को 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्ता से बाहर किया जा सके। और इसमें अपने आप में किसी को कोई ऐतराज़ नहीं हो सकता, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष की यही मंशा भी होती है। वो चाहते ही भी है कि वो सत्ता में वापस आए। जो कोई कमियां हैं सरकारों में, सरकार जो भी रहती है तो उसकी कमियों को उजागर करें, और उनका खुद का जो एजेंडा होता है कि वो देश को कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे वो नई दिशा देंगे, उसके बारे में बातचीत हो। तो सबकी नज़र इन्हीं सारी चीज़ों पे रहेगी कि दरअसल उनकी सोच क्या है, उनका एजेंडा क्या है। प्रधानमंत्री को हराना है वो तो खैर हर किसी को पता है, बट इसके अलावे किस तरीके के एजेंडे को लेके चलते हैं। तो कई तरीके के सवाल होते। कई सवाल तो ये होते कि क्या ये सिर्फ एक फ़ोटो आप की तरीके से है और ज़मीन पर वास्तविक सच्चाई कुछ और है, आपस में ही अंतर्विरोध है, और उस अंतर्विरोध को दूर कर पाना इन पार्टियों के लिए उतना आसान नहीं होगा, और चुनाव के नज़दीक आते आते इनमें जो बिखराव है वो देखने को मिलेगा। तो ये कुछ लोगों का नज़रिया हो सकता है, लेकिन मेरा वो नज़रिया उस तरीके से मैं देखने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कुछ सवाल जो ज़हन में लोगों के आते हैं वो ज़रूर निश्चित तौर से मैं सामने में रखना चाहता हूँ। जैसे जिस अंतर्विरोध की बात होती है, और उस चीज़ को दो तरीके से अगर देखते हैं। पहला अगर ये देख लें कि एक आम आदमी पार्टी के साथ जो जुड़ने की बात हो रही है, वो जोड़ना चाहते ही है, लेकिन वो कांग्रेस का समर्थन चाहती है कुछ मामलों में। कांग्रेस की जो चुप्पी है उस मामले को लेके ये अंतर्विरोध दिखता है, साफ साफ दिखता है। कितना बड़ा है वो? शायद बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि मोटे तौर पे पंजाब और दिल्ली में ही अगर बात नहीं बनती है तो इन दो राज्यों में बात नहीं बनेगी। तो 20 ही सीटों की बात होती है, तो 543 में से 20 सीटों पे गठबंधन नहीं बनने की बात हो पाएगी। या ये अगर मोटे तौर पे इसको ये समझने की कोशिश करें तो ये अपने आप में बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। हाँ, ये थोड़ा सा मुंह का स्वाद जो है वो खट्टा करता है। शुरुआत जब आप मीटिंग की करने जा रहे हैं, उसके पहले जब इस तरीके के बयानात आते हैं, तब ये थोड़ी सी परेशानी बनता है, और तब संशय मन में होता है कि ये दरअसल दोस्ती कितनी टिकाऊ होगी, जनता उस पर कितना भरोसा करे। दूसरा प्रश्न जो दिखता है वो जम्मू कश्मीर की जो दो पार्टियां हैं, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो भी शिरकत कर रही हैं। उनका एक मुद्दा रहा कि धारा 370 को जब 2019 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने निरस्त करने का काम किया, तो उस समय अधिकांश पार्टियां चुप रही, और इनकी मांग रही है, अभी भी है, कि धारा 370 को फिर से बहाल करने की ज़रूरत है और उसको करना चाहिए। क्या कांग्रेस समेत जो बाकी पार्टियां हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के इस मांग का समर्थन करेंगे? ये देश की जनता निश्चित तौर से जानना चाहेगी, और मुझको लगता है कि इसमें साफगोई रखने से ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। उसके फ़ायदे हो सकते, चुपचाप बैठने से नुकसान की गुंजाइश ज़्यादा रहती है। तीसरा मुद्दा जो कि सामाजिक न्याय के मुद्दे को लेके, कास्ट सेंसस को लेके आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। तो ये प्रश्न उठता है कि 21वीं सदी के तीसरे दशक में, जिस समय चर्चा पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और बाकी तमाम नई टेक्नोलॉजी और इन सारी चीज़ों की बात हो रही है, एस्पिरेशनल इंडिया की बात होती है, सबसे युवा देश होने की बात होती है, तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की जो बात हो रही है, उसमें क्या कास्ट सेंसस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? सोशल जस्टिस के नाम पे तो राजनीति इस देश में लंबे समय से होती रही। 1960 के दशक में सोशल जस्टिस मूवमेंट के नाम से ही तमिलनाडु की राजनीति से उसकी शुरुआत हो जाती है, और देश में चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, जहाँ पे ये चीज़ हो रही है, आज की बैठक हो रही है, उस बैठक में तो सोशल जस्टिस के ही नाम पे 1990 से लगातार सत्ता में ये पार्टियाँ हैं।
फिर आज उसकी ज़रूरत क्यों हो रही है, उसी राजनीति की आवश्यकता क्यों हो रही है, उसी को आगे बढ़ाने की क्यों बात हो रही है? सिर्फ इसलिए कि वो कांग्रेस के तरफ से ये कास्ट सेंसस की बात आ रही है। कहीं ये तो इसका संदेश तो नहीं जाता है कि दरअसल आप देश में जहाँ पे एक सशक्त भारत की बात हो रही हो, वहाँ पे एकजुटता की बात हो रही है, उसको फिर वो छोटे छोटे जातियों में बांटने की बात कर रहे हो। ये सोच की कमी की तो नहीं दर्शाता है कि हम विकास के अगर हर एक तबके को पहुंचना है, हर एक आखिरी व्यक्ति तक वो पहुंचने की बात है, तो वो पहचान उसकी इकोनॉमिक स्टेटस की बात हो सकती है, उसके एजुकेशनल स्टेटस की बात हो सकती है। सिर्फ कास्ट की आइडेंटिटी के बात पे वो उसकी पहचान, उसकी गरीबी, उसकी भूखमरी, उसकी बेरोज़गारी को कैसे दूर किया जा सकता है, सिर्फ उस आइडेंटिटी पे। तो ये इकोनॉमिक पॉलिसी आपकी अगर कास्ट के आधार पे अगर होगी, राजनीतिक पॉलिसी आपकी उसके आधार पे होगी, तो ये मुझको लगता है कि देश शायद अब इस राजनीति को स्वीकार करने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है। मैं गलत भी हो सकता है कि देश की जनता उस दिशा में सोचती हो, वो मानती हो, जो ये कह रहे हैं वो उसको वो मान ले, खरीद ले। तो वो तो खैर चुनाव के नतीजे आने के बाद पता चलता है। अगला एक मुद्दा जो ज़्यादा अंतर्विरोध को इन पार्टियों का, सभी पार्टियों जो मिल रही हैं उनमें दिखता है, ख़ास करके कुछ पार्टियों से वो दिखता है, और वो है कांग्रेस के साथ टकराव, विशेषकर कुछ राज्यों को लेके। हालांकि 2 राज्यों में की जो पार्टियां हैं उन्होंने तो मुखर तौर से ये अपना एतराज़ जाहिर किया है, अपनी मंशा बता दी है कि कांग्रेस को उनके राज्य में चुनाव लड़ने में नहीं आना चाहिए, उनका खेल नहीं बिगाड़ना चाहिए। कांग्रेस जहां मजबूत है वो वहां पे ही अपने आप को केंद्रित करे, वहीं पे फोकस रहे। राज्यों में जो पार्टियां बीजेपी का लगातार लंबे समय तक मुकाबला करते आ रही हैं और पूरी ताकत से करते आ रही हैं और उसमें सफल होती आ रही हैं, उनका काम, उनका खेल बिगाड़ने का काम कांग्रेस आगे नहीं करे। मैं बात कर रहा हूँ पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश पे। हालांकि ये दोनों जो पार्टियां कह रही हैं ये तो खुल के कह रही हैं, लेकिन जो जितनी सुगबुगाहट जो सुनने को मिलती है वो बिहार में भी जो पार्टियां हैं या झारखंड की जो पार्टियां हैं, महाराष्ट्र की जो पार्टियां हैं, उनको भी ये लगता है कि कांग्रेस का ये जो आक्रामक जो रुख हुआ है कि वो हर एक जगह पे लड़ना चाहती है और बराबर के तौर पे लड़ना चाहती है, ये पहली चीज़ तो एकता के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। दूसरी चीज़, उनको ये लगता है कि ये उनके ही वजूद पे सवाल खड़ा हो रहा है। और ये आक्रामकता के पीछे की वजह मोटे तौर पे कि अगर आप हाल के दिनों में जिस तरीके से कांग्रेस बात करती आ रही है अल्पसंख्यकों की और विशेष करके मुस्लिमों की, जिस तरीके से वो बात करती आ रही है दलितों की, जिस तरीके से वो बात करती है आदिवासियों की, ये उसके पुराने जनाधार है। कांग्रेस कोशिश कर रही है कि वो सारे जनाधार वो वापस अपने तरफ लेकर आए, और उसका जनाधार किसने छीना था? इन्हीं सारी पार्टियों ने छीना था और इन्हीं सारी राज्यों में छीना था। तो ये एक कन्फ्लिक्ट है, उसको वो कैसे सुलझाते हैं, ये एक बड़ा प्रश्न आता है और इस पे कई सवाल भी खड़े होते हैं, इसकी कई चुनौतियां हैं। और मैं ये मानता हूं कि चूँकि इतने बड़े दिग्गज राजनीतिज्ञ लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो उसका सलूशन उन्होंने ज़रूर सोचा होगा। वो कारगर होगा नहीं होगा वो तो जनता का फैसला होगा, लेकिन वो निश्चित तौर से उन्होंने कुछ सोचा होगा। लेकिन दिलचस्पी वहाँ पे होगी। एक और जो चीज़ है जो कि छवि जो बनी हुई है, जो कि उनके जो विरोधी हैं वो विशेष तौर पे उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और आम जनता के भी जहन में जो एक छवि बनी आ रही है कि अधिकांश जो पार्टियां इकट्ठा हुई हैं, सभी नहीं लेकिन अधिकांश जो पार्टियां हैं, उनके ऊपर में 2 बड़े धब्बे लगते हैं। एक कि पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व अगर नहीं भी तो पार्टी के बड़े कद्दावर नेता भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए हैं, और दूसरा जो बड़ा एक धब्बा लगता है कि वो अधिकांश अपने परिवार को ज़्यादा तरजीह देते हैं बनिस्बत की कार्यकर्ता को, आम जो कार्यकर्ता है दूसरे नेताओं को। तो ये एक छवि है और उस छवि को सुधारने की दिशा में, उसको बदलने की दिशा में समय तो अब बहुत कम है, वो इतनी जल्दी दूर नहीं हो सकता,
लेकिन उस दिशा में कोई सार्थक अगर कदम नहीं उठाता है तो ये उनके साथ लगातार चलता रहेगा। देश की जनता उसको स्वीकार करेगी या नहीं करेगी, ये उनको सोचने का है और जनता को सोचने का है। लेकिन बिहार से एक बार फिर वो पुकार होगी कि रेवोल्यूशन जो 1975 में जब इमरजेंसी लगाई गई थी, तो उसके बाद जो सत्ता परिवर्तन की जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जहाँ बिहार के गांधी मैदान से, पटना के गांधी मैदान से जिस तरह के भाषण हुए, नेताओं ने वो किया, इकट्ठा हुए, उसके पहले इमरजेंसी के पहले पटना में जिस तरीके से गोलीबारी हुई थी छात्रों के ऊपर में, संगठन जितने थे छात्र के संगठन उनके ऊपर में, उसमें कई नेता जो है आज के जो विपक्ष में हैं वो उसमें शामिल थे, नेताओं के तौर पे उन्होंने लीड किया था। क्या फिर वही चीज़ वो यहाँ पे दोहरा पाने में करीब 50 साल के बाद जिस पार्टी ने इमरजेंसी लगाई थी, जिसने दमन किया था, उस पार्टी के अगले जनरेशन के लोगों के साथ वो हाथ मिला के चलने का काम कर रहे हैं? क्या उस पार्टी की सोच इतनी बदल गई है? ये भी एक सवाल वो निकलेगा। 25 जून को करीब 50 साल नहीं 48 साल हो जाएंगे इस 25 जून को, क्योंकि 25 जून 1975 में इमरजेंसी लगाया गया था। तो ये कई जेहन में सवाल उठते हैं और इसका जवाब वहाँ पे जो पार्टियां हैं जो इकट्ठा हो रही है विपक्ष को, वो भी जानती हैं, उसको उनको जवाब देना पड़ेगा। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में किसी और मुद्दे पे बात करूँगा। जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपकी बात के इस यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।